हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स किए थे, जिसमें अपन ने दो चीज़ें सीखी थी। एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर। तो एटॉमिक मास इज नथिंग बट द सम ऑफ द प्रोटॉन एंड सम ऑफ द न्यूट्रॉन। अगर एटॉमिक मास या हमें फ्रैक्शन में आता है तो इसका मतलब वो आइसोटोप से कैलकुलेट किया गया, अदरवाइज प्रोटॉन या न्यूट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। वो पूरे फंडामेंटल पार्टिकल है, वो पूरा एक ही कंसिडर होगा 1 यूनिट टर्म्स में। यहाँ तक क्लियर है। फिर हमने एटम्स को जोड़कर मॉलिक्यूल्स बनाया, उनके हमने मॉलिक्यूल मास निकाले थे। कुछ मैंने आपको काम करने भी दिया था, वो वर्कआउट हुआ होगा। अब वहीं से आगे चल रहा हूँ। पहले कुछ क्वेश्चंस और ले लो जो अपने को आगे मिलेंगे, उन्हीं को अपन पहले देख रहे हैं। और ये आपके 11th या 12th में ये जो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, उनके बारे में अपन पहले से कुछ बेसिक्स में सीखते जा रहे हैं। कैलकुलेट एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज कैलकुलेट द मोलार मास of the following. First, HNO3 तेजाब है। सेकेंड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। नाम अभी कमी अपन देखेंगे। नाइट्रिक एसिड। थर्ड, बोरिक एसिड H3BO3। कैरम बोर्ड आप खेलते हो तो ये जो पाउडर आप लगाते हो फिंगर्स पे या बोर्ड पे छिड़कते हो, ये बोरिक एसिड है। फोर्थ, एसिटिक एसिड CH3COOH। सिरका जिसे हम कहते हैं 40% होता है इसमें, एसिटिक एसिड। ये अपन 10th में भी देख चुके हैं। इथाइल अल्कोहल ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन आपने सीखी होगी। ऑक्सिलिक एसिड COOH taken twice dot 2H2। PBS। लेड का एटॉमिक मास शायद मैंने आपको नहीं दिया था, 208 यूनिट होता है। 8 Na सोडियम साइनाइड। 9 FeCN। 6 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ K4। 10 Fe4 FeCN6 और यहाँ लिख रहा हूँ मैं 3। बेटा ये पर्शियन ब्लू है, पिकॉक ब्लू कलर जो होता है, और ये टर्न ब्लू है। ये 10 होमवर्क है आपका। आपको इसके मॉलिक्यूलर मास निकाल कर मुझे सबमिट करनी है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए जल्दी से इसको कॉपी करो आप लोग, जल्दी कॉपी करो। हो गया यहाँ तक? जल्दी से कॉपी करो आप लोग। नेक्स्ट, अगर कुछ रह गया तो पॉज करके उसको टिक।
अब जरा इधर देखेंगे, बेसिक्स ही चल रहे हैं, कुछ चीज सीखने में लगे हैं अपन। मुझे उन्होंने सोडियम दिया, तो सोडियम एटम है, इसका एटॉमिक मास 23 है। हमें मालूम है मास नंबर कह लो या एटॉमिक मास कह लो, लगभग दोनों चीजें सेम होती है। सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि ये टोटल 23 है। अब मैंने इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये प्लस हो गया और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो मुझसे पूछ रहे इसका एटॉमिक मास क्या हुआ। तो ध्यान से देखो, ये सोडियम का न्यूक्लियस है, ये सोडियम का पहला ऑर्बिट 2, दूसरा ऑर्बिट 8 और तीसरा ऑर्बिट 1। ये आपने 10th में भी देखा है बॉन्डिंग में, वही बता रहा हूँ। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 11 है, यानी कि प्रोटॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है, और यहाँ पे 12 न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक मास तो इनके कारण हुआ। जब Na प्लस में कन्वर्ट हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यानी मेरे पास प्रोटॉन तो 11 ही बचे, न्यूट्रॉन 12 ही है। पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। तो ये सोडियम एटम नहीं रहा, अब सोडियम आयन हुआ। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मैं इसको बोलूँगा कैटैन, और अब इसका एटॉमिक मास नहीं होगा, मैं इसको टर्म दूंगा आयोनिक मास। कितना है? अभी भी 23 यूनिट्स। आ जाइए, अब क्लोरीन की बात कर रहा हूँ। क्लोरीन के पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 7 है। आपको मालूम है, अगर हम बॉन्डिंग याद है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 आ गए, क्योंकि अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो यहाँ पे सेकेंड लास्ट था, अब वो लास्ट हो गया, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे। उसी तरह अब एक इलेक्ट्रॉन हमने ये ऐड किया। यहाँ पे क्लोरीन का मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ एटॉमिक वेट, मास वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। वो 35.5 है, और ये 2 आइसोटोप, एक 35 आइसोटोप और एक 37 आइसोटोप से निकाला गया है। कैसे निकाला जाता है वो आगे सिखाऊंगा मैं आपको। आइसोटोप्स मालूम है, आइसोटोप्स का मतलब एटॉमिक नंबर्स आर सेम बट मास नंबर्स आर डिफरेंट, दे आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स से ये 35.5 था, मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया तो ये Cl माइनस हुआ। अभी भी इसका एटॉमिक वेट 35.5 यूनिट C है। याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन के आने से या इलेक्ट्रॉन के जाने से एटम के मास पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मास तो न्यूक्लियस के अंदर जो लोग होते हैं उससे होता है। तो क्लोरीन के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है, किसी में 18 और किसी में 20 न्यूट्रॉन्स होते हैं। बात समझ में आई? क्लियर हो गया? ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी क्या कि आप एटम का मास इलेक्ट्रॉन के आने से या इलेक्ट्रॉन के जाने से कभी नहीं देखोगे। क्लियर? अब देख बेटा, ये Na प्लस हुआ और इससे Cl माइनस आया, और ये पूरा एक NaCl हुआ, और इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव, ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जुड़े, तो इस बॉन्ड को केमिस्ट्री कहती है आयोनिक बॉन्ड। क्लियर? अब हमसे इसका वो मास पूछेंगे, उस मास का नाम होगा फॉर्मल मास। मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे गलत होगा। कई बच्चे, कई टीचर्स इस चीज को समझ ही नहीं पाते। एक बात मैं आपको बताऊं बेटा, अगर ये सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज एक्स एक्सिस पर भी, वाई एक्सिस पर भी, जेड एक्सिस पर, यानी कि पॉजिटिव चार्ज अपना इन्फ्लुएंस तीनों डायरेक्शन में लगा रहा होगा। उसी तरह जब Cl माइनस आ रहा है तो उसका भी इन्फ्लुएंस तीनों डायरेक्शन में। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं। किसमें एग्जिस्ट होते हैं? सॉलिड, जिसको हम कहते हैं लैटिस, और वो 3D यानी कि तीनों तरफ देखने को मिलता है। तो ये मॉलिक्यूल नहीं बना। जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ गया, ना ये इलेक्ट्रॉन दिया ना इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ पर शेयरिंग हुई। शेयरिंग हुई तो मॉलिक्यूल बनेगा, और मॉलिक्यूल बना तो उसका वजन मॉलिक्यूलर मास होगा। यहाँ पे शेयरिंग नहीं हुई,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये मास को तुम बोलोगे फॉर्मल मास। क्लियर? तो NaCl का फॉर्मल मास क्या होगा? तो जो इसके आयॉन्स पर प्रेजेंट है उसी को तुम जोड़ दो, तो इसके ऊपर 23 है और हमने इसका 35.5 लिया था, यानी 58.5 यूनिट्स। कौन सा मास है? अब इसको मत बोलना फॉर्मल मास। तो बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन होता है, सर हम किसको आयोनिक और किसको कोवेलेंट मानेंगे, या फिर हम किसका फॉर्मल मास बोलेंगे या किसका मोलार मास बोलेंगे। तो आपको बताते चलो, न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने में आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, चाहे वो मॉलिक्यूलर मास हो जाए या उसको फॉर्मल मास। मगर आप लोग OSR के स्टूडेंट्स हैं या आप लोग अली सर से केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आपको साइंस लिए हो तो हर चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, पानी और कांच की तरह साफ नज़र आना चाहिए। तो याद रखो, जब S ब्लॉक P ब्लॉक के एलिमेंट से जुड़ेगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल भी अपने 11th में है, उसमें आप सीखे और पहले भी सीख चुके थे पीरियोडिक टेबल 10th में भी। तो जब S ब्लॉक P ब्लॉक से जुड़ता है तो आयोनिक बाउंड बनता है। कौन सा बाउंड बनता है? आयोनिक। और वो आयोनिक बाउंड बनकर जो कंपाउंड तैयार होगा वो सॉलिड में आएगा, और वो सॉलिड को हम कहते हैं लैटिस। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तीनों डायरेक्शन में एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पर नजर आती है सॉलिड के तीनों डायरेक्शन में। सॉलिड 3Ds होते हैं, तो तीनों डायरेक्शन में जब आपको दिखाई देगा तो आप उसका फॉर्मल मास वर्ड यूज करोगे। कौन सा? फॉर्मल मास, मॉलिक्यूलर मास नहीं। हाँ, अगर कोवेलेंट कंपाउंड हुआ तो मॉलिक्यूलर मास। उसी तरह देखो, जैसे सोडियम है, एटम है, तो आप इसको बोलो एटॉमिक मास। अब यहाँ पे सोडियम एटम नहीं है, सोडियम इलेक्ट्रॉन दे दिया, आयन हो गया, तो अब आप इसको बोलो आयोनिक मास। उसी तरह क्लोरीन अब यहाँ एटम नहीं है, आयन हो गया, तो इसको भी आप यहाँ बोलोगे आयोनिक मास। कॉपी करो बेटा। ये छोटी छोटी सी चीजें, बेसिक्स चीजें, अगर ये हमें पहले से क्लियर हो जाएगी तो आगे चीजें हम बहुत आसानी से वर्कआउट करेंगे। तेजी से कॉपी करो इसको। हो चल, नेक्स्ट। चलो, अब मैं यहाँ पर एक नाइट्रोजन लिखा, एक ऑक्सीजन, और ये तीन ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे मैंने NO2 रखा, इस पर भी एक नेगेटिव चार्ज। मैंने यहाँ पे CO3 रखा, इस पे भी 2 नेगेटिव चार्ज। मैंने यहाँ PO4 रखा, इस पे 3 नेगेटिव चार्ज। मैंने SO4 रखा, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रही? क्लियर है यहाँ तक का? मैंने यहाँ CN- रखा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इनको हम क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड एज रेडिकल्स। आप इनको आयन नहीं बोलोगे। क्या नहीं बोलोगे इनको? आयन। सर हम इनको आयन क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट है। 2 या 2 से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट है जिसके ऊपर चार्ज है। तो कई बच्चे के दिमाग में ये ना है कि सर नेगेटिव चार्ज होगा तो रेडिकल होगा। बिल्कुल जरूरी नहीं है। NH4+ ये भी है, देखो। क्लियर हो गया? यानी कि अगर आपके पास P ब्लॉक के एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं और उनके ऊपर चार्ज आ जाता है तो दे आर कॉल्ड एज रेडिकल्स। क्या बोलेंगे इनको? रेडिकल्स। आपका होमवर्क है ये रेडिकल का मास कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द मास प्रेजेंट ऑन ए रेडिकल्स। इनका टोटल मास क्या होगा इन रेडिकल्स का, आपका ये नेक्स्ट होमवर्क है। कर सकते हो। कैसे? एक मैं आपको करके बता रहा हूँ। PO4 3- इलेक्ट्रॉन आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फास्फोरस का 1 है, यानी कि फास्फोरस आपको मालूम है 31 होता है। ऑक्सीजन का 1 है, 16 होता है। 16 × 4 64। कॉपर सल्फेट में ऑक्सीजन में 4 थे, मगर शायद 16 × 3 48 लेकर अपन क्लास में किए थे। उसको चेक करना है, मैंने फिर व्हाट्सएप भी किया था।
उसको चेक करना है। 16 4 64 होता है। क्लियर? ये 3 नेगेटिव से आपका कोई लेना देना नहीं है। 31 जोड़ दिए, 4 + 1 5, 6 + 3 9, तो इसके 9 यूनिट्स हो गई। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है? इस तरह आप पूरा निकालेंगे। इसको हम बोलेंगे रेडिकल्स। क्या बोलेंगे आप इसको? रेडिकल्स। क्या एनायन बोलेंगे? नहीं सर। फिर आप एनायन किसे बोलोगे? एक ही एटम और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, चाहे वो नेगेटिव चार्ज 1 होए 2 होए, ये आप इसको बोलोगे एनायंस। हो गया यहां तक? क्लियर? कोई डाउट? नहीं। कॉपी करो। नेक्स्ट, बेसिक्स ही देख रहे हैं। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन मॉलिक्यूल के अंदर हम परसेंट निकालना देख रहे हैं। बेटा मुझे उन्होंने H2O दिया, कह रहे H2O में बताओ हाइड्रोजन का कितने परसेंट है और ऑक्सीजन कितने परसेंट है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए गिवन कंपाउंड्स, यानी कि हमें जो उन लोगों ने कंपाउंड्स दिया, कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, हमें उन लोगों ने जो कंपाउंड्स दिए उन कंपाउंड्स में हमको परसेंटेज निकालने के लिए कहा जा रहा। बहुत सिंपल, परसेंट का मतलब होता है 100, कितने में है टोटल देखना है। तो आपको मालूम है मेरे पास H2O में एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी एक, यानी टोटल 18। एक्चुअल हाइड्रोजन का मतलब होता है 1.008 यूनिट, तो अपन 1 अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं। हाइड्रोजन जब आया तो आपको एक बात और बताते चलूं कि बेटा हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। इसके ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एक हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1, और ये H+ हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तब भी इसका 1.008 यूनिट ही रहेगा, इसका भी 1.008 यूनिट ही रहेगा। याद रखेंगे। क्लियर? इलेक्ट्रॉन जाने से मास पर, आइटम के वजन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये यहाँ पर 16 × 1 16, अपन ने दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 18। चलिए अब हमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पूछा गया, तो परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, बोलो हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक मास है 1, कितने हाइड्रोजन है 2, कितने में बताना है 100, टोटल अभी है कितना 18। 2 1 2, 2 9 18, 9 1 9, 9 11 99, पॉइंट लगाया, फिर 10 हो गया, 0.11 हो गया। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमसे पूछ रहे हैं, तो ऑक्सीजन 1 × 16 × 100 डिवाइडेड बाई फिर 18। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ या ना? 2 8 16, 2 9 18, ये आपके पास 11.11 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। जब हमें मालूम है इसमें दो ही एलिमेंट से, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो ये भी कर सकते हैं अपन 100 माइनस परसेंट ऑफ हाइड्रोजन अगर आप करोगे तो ये बराबर हो जाएगा परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परसेंट निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद है परसेंट निकालना सीख लिए होंगे। तो अब मुझे उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड दिया, बोल रहे कार्बन का परसेंट बताओ और ऑक्सीजन का परसेंट बताओ। तो आपको मालूम है कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, × 1 = 12,
ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है इंटू 2, 6 2 ज़ा 12 का 2 कैरी 1, 2 1 ज़ा 2, 3 32, दोनों को ऐड कर दूं तो 44 यूनिट्स हो गया ये, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। परसेंट ऑफ कार्बन 1 इंटू 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 44। परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 100 माइनस परसेंट ऑफ कार्बन। क्लियर? कॉपी करिए जल्दी से। हो गया बेटो? क्लियर यहाँ तक? अभी अपन सिर्फ किस पर काम कर रहे हैं? अपन बेसिक्स पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट होमवर्क, कुछ जितने एलिमेंट्स दे रहा हूं मैं कंपाउंड के अंदर, उन सारे एलिमेंट्स का आप परसेंट निकालेंगे। H2SO4 AlOH taken thrice, C6H12O6 ये ग्लूकोज है। नाम धीरे धीरे याद करने लगो। अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सल्फ्यूरिक एसिड, यूरिया NH2CONH2, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते NH2 टेकन ट्वाइस CO, यूरिया जो किसान भाई खेत में डालते हैं। 5 गन्ने का रस C12H22O11, नाम है इसका सुक्रोज। 6 इथाइल अल्कोहल शराब C2H5OH। 7 फिनॉल C6H5OH, फिनॉल घर में पोछे वोछे के काम में आता है, लगाते हो। एसिटिक एसिड सिरका CS3COOH। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिटिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 10th नमक टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। इसमें आप हर एक एलिमेंट का कितना परसेंट है दिए गए कंपाउंड में सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने को आगे पहले यूनिट के अंदर ही बेसिक कैलकुलेशंस में ये भी क्वेश्चंस मिलेंगे और इससे थोड़ा आगे भी मिलेंगे। तो पहले अपन बेसिक्स सीख ले रहे हैं। जैसे मल्टीप्लाई करने के लिए टेबल को याद करना ज़रूरी होता है, इसी तरह केमिस्ट्री में थोड़ा स्ट्रांग होने से पहले ये छोटी छोटी बेसिक्स चीज़ें आप पहले अच्छे से सीखो। क्लियर हो गया यहाँ तक का? कॉपी करो ये सब। क्लियर बेटा? होमवर्क मुझे सबमिट करना है, वीडियो क्लास से पहले नहीं करना है, फिर चेक ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जिस दिन होमवर्क आपका ख़त्म हो जाए उसी दिन आप जो है सो मुझे भेज दीजिए, ताकि मैं आराम से चेक कर लूँ उसको। परसेंट निकालना अपन ने सीख लिया। नेक्स्ट अब केमिस्ट्री का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीखेंगे। केमिस्ट्री में जहां पावर्स दिए जाते हैं, एडिशन ऐड करना, ये तो हमें आता ही होगा आप लोगों को, मगर फिर भी मैं चाह रहा हूँ सिखा दूँ। जैसे उन्होंने मुझे दिया 2.74 × 10⁻³
प्लस 1.68 इंटू 10⁻³ तो ये तो ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा? क्योंकि दोनों के पावर्स सेम है। अगर दोनों के पावर सेम है तो आप सिर्फ सीधे सीधे से एडिशन करेंगे, यानी 2.74 इंटू 10⁻³ यहाँ ले लेंगे, 1.68 इंटू 10⁻³ यहाँ ले लेंगे, ये 10⁻³ कॉमन ऐसे ही रहेगा। 8 + 4 12 1 7 7 14 हो गया, 4 1 2 3 4 यानी 4.42 इंटू 10⁻³ आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अब अगर उन्होंने मुझे 5.26 इंटू 10⁻² दिया प्लस 1.74 इंटू 10⁻³ दिए, तो इन यहाँ पे पावर्स डिफरेंट है। यहाँ पे पावर्स क्या है? डिफरेंट है। तो जब पावर्स डिफरेंट है तो आप ध्यान में रखेंगे कि ये दोनों डायरेक्ट ऐड ऐसे 5.26 10⁻² एंड 1.74 10⁻³ करने जाओगे तो ये गलत है, ये सही नहीं है। पहले आपको 10 के पावर सेम करना होगा। क्या करना होगा आपको? 10 के पावर्स सेम करना होगा। तो आपको मैं बताते चलूँ, अब अगर मैंने 5.26 लिया इंटू 10⁻², मैंने इसको क्या किया बेटा? मल्टीप्लाई भी 10 से किया और डिवाइड भी 10 से किया। मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों 10 से कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई 10 से किया तो ये पॉइंट तो इधर आ जाएगा, हाँ या ना? तो ये मल्टीप्लाई मैंने इसको मल्टीप्लाई 10 से कर रहा हूँ और डिवाइड भी 10 से कर रहा हूँ। तो अभी मैं 10⁻³ में इसको लेके जाना चाह रहा हूँ। तो 10⁻³ में अगर मैं इसको लेके जाना चाह रहा हूँ तो आप देखो, अगर 10 हटता है तो ये पॉइंट इधर चला, और अगर प्लस है तो पॉइंट उधर जाएगा, माइनस है तो पॉइंट इधर जाएगा। तो मुझे 10 नीचे से ऊपर लेके जाना है, 10 का पावर मुझे इसको -3 करना है। तो 10 का पावर तो ये आ गया, क्या आ गया? देखो 5.26 इंटू 10⁻² इंटू 10 इंटू नीचे से ऊपर आया तो 10 का पावर -1, ये इधर ऐड कर दो तो ये हुआ 5.26 इंटू 10 का पावर माइनस कितना हुआ बेटा? 10 का पावर -3 इंटू 10 हो गया। यहाँ तक समझ में आ रही बात? अब आप ये 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 52.6 हो जाएगा। तो ये हुआ 52.6 इंटू 10 का पावर -3। अब आप इसको इसमें ऐड करोगे, 52.6 इंटू 10 का पावर -3, 1.74 इंटू 10 का पावर -3। अब एडिशन होगा। समझ में आ रही बात? या तो आप इसको पावर में ये पावर्स पे लेके जाओ या फिर इसको इधर ले जाओ। अगर आप इसको इधर लेके आना चाह रहे तो वो भी कर सकते हैं। कैसे? आपने इसको 10 के पावर -3 को 10 का पावर -2 करना चाह रहे तो 1.74 इंटू 10 का पावर -3 है, हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से यहाँ पे डिवाइड करना है। क्लियर हो गया? तो बेटा जब 10 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट, या आपने 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया था 1.74 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 10 रहा। यहाँ तक क्लियर है? अब जब डिवाइड बाई 10 तो ये पॉइंट इधर हटा, तो ये होगा 0.17 इंटू 10⁻²। या तो आप 10 का पावर +3 में चले जाओ या 10 का पावर -2 में आ जाओ, दोनों आपके पास पॉसिबल है। आप जैसा ठीक समझिए आप उसको वर्कआउट कर सकते हो। क्लियर? समझ में आ गई चीज़ें? इसमें आप होमवर्क लीजिए। 1.24 10⁻² प्लस 1.68 10⁻³ ये फर्स्ट। सेकेंड 7.64 इंटू 10 का पावर -2 प्लस 7.31 इंटू 10⁻+2। थर्ड 19.64 इंटू 10⁻³ प्लस 2.12 इंटू 10⁻+5। फोर्थ 196.28 10 का पावर +2 प्लस 2.94 10 का पावर +3। फिफ्थ 1.06 10 का पावर
प्लस 19 प्लस 126 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -20 प्लस 21। ये 5 क्वेश्चंस एडिशन के। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? क्लियर? कॉपी करो। स्टेप समझ में आ गया ना? अगर पावर सेम नहीं है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा जब तक आप उसके पावर सेम नहीं करेंगे। हाँ, अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो वो हो जाएगा, मगर यहाँ पर नहीं जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, बेटा अब उन्होंने मुझे मल्टीप्लिकेशन के लिए दिया, मल्टीप्लाई के लिए 1.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाई करना है किससे? यहाँ पे 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 12। पावर सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है, कोई टेंशन नहीं, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। तो 1.25 इंटू 5 करिए पहले, 5 5 25, 2 5 2 10 12 1 5 1 6 6.25 आ गया इंटू 10 का पावर 5 प्लस 12, ये ब्रैकेट में लिख लो अगर आप ठीक समझते हो, इंटू 10 का पावर 17। क्लियर? होमवर्क 1.62 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 इंटू 1.54 इंटू 10 टू द पावर ऑफ प्लस 15, 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 इंटू 9.1 इंटू 10 का पावर -31, 6.625 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -33 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19, 2.48 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 इंटू 1.64 10 टू द पावर ऑफ -3, 1.2 10 टू द पावर ऑफ +8 इंटू 1.92 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8। कॉपी करो। क्लियर? जैसा मल्टीप्लिकेशन है वैसे ही डिवाइड करने में भी पावर्स का कोई टेंशन नहीं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पावर सेम करना, बस ये ध्यान में रखना। बाकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में पावर्स का कोई। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया? बेटा आज की क्लास में यहाँ रोक रहा हूँ, इतना पूरा आपको होमवर्क करके करना है। नेक्स्ट मेरे वीडियो लेक्चर में अपन स्ट्रक्चर ऑफ आइटम से स्टार्ट लेंगे। ओके, थैंक यू बेटा। इधर हो, देखो अभी बंद करा मैं, तुम बाहर ही बैठे थे।